प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज से करीब 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी जो भूमि पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अटल यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर से हुई। पुत्र होने की खुशी में कृष्ण बिहारी के घर में बधाइयां गाई जा रही थी। अटल जी के पिता एक अध्यापक होने के साथ साथ ग्वालियर रियासत के नामी कवि भी थे। अटल जी ने स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है। यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी भाषण कला को धार मिली। प्रयाग में या कहीं गई थी तो गाड़ी हो गई लेट, तो वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ ये कहा गया कि ये तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के अटल हैं और ये तो विख्यात व्यक्ति है, इसको तो सुना जाए। उनकी टाइम ख़त्म हो चुका है और डिबेट ही ख़त्म हो गई है, तो बोले इनको सुना जाए। एंड ही गॉट प्राइज फॉर इट। कॉलेज जीवन से ही अटल जी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और कॉलेज छात्र संघ के सचिव और उपाध्यक्ष बने। विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी जब पढ़ते थे और चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुलामी के उस दौर में देशभक्ति की भावना से भरे अटल जी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ और वो संघ के स्वयं सेवक बन गए। यही वो दौर था जब युवा अटल ने अपने दिल की भावनाओं को कविताओं के जरिए कागज पर उकेरना शुरू किया। ग्वालियर से बीए पास करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए और यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया। अटल जी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के साथ जुड़ गए। 50 के दशक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम का अखबार निकाल रहे थे। दीनदयाल जी ने युवा अटल को लखनऊ बुलवाया, उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और डॉक्टर मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में पार्टी का कामकाज देखने लगे। इस दौर में कश्मीर का मामला काफी गंभीर था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनके साथ वे जम्मू कश्मीर के संघर्ष में जुड़े। जम्मू कश्मीर में परमिट राज था, प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। 2 झंडे, 2 संविधान और सामान्य भारतीय वहाँ प्रवेश करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे। उस संघर्ष में अटल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर की वेदी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने अटल जी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आने को व्याकुल अटल जी राजनीति की रपटीली राह पर चल पड़े। इसी बीच 1957 में दूसरा आम चुनाव आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली और अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जब वो संसद में बोलने खड़े होते तो मानो समूचा संसद ही उनकी वाणी की प्रवाह में बहने लगता। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत ने जनसंघ को गहरा झटका दिया। महज 43 साल के युवा अटल के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी अपने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जुटे रहे।
दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। राजनीति के तमाम झंझावातों के बीच भी पद प्रतिष्ठा के गुमान से कोसों दूर अटल जी के संवेदनशील व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आई। अटल जी ने राजनीति में हमेशा मर्यादा का मान रखा, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। उन्होंने आलोचना का आधार नीतियों को बनाया, व्यक्तियों को नहीं। ऐसे व्याख्यान कभी सुनने की अपेक्षा भी नहीं करता था कि जिसमें सहजता थी, जबरदस्त प्रवाह था और भाषा के ऊपर अद्भुत नियंत्रण था। जब जब राष्ट्र पर संकट आया, अटल जी ने मतभेद भुलाकर हमेशा राष्ट्रीय जनभावना का साथ दिया। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर भरी संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने पार्लियामेंट में जब ये कहा बांग्लादेश जीत हमारी हो गई, उन्होंने बधाई दी। इंदिरा जी को कहा कि ये खूब लड़ी बरतानी और खूब लड़ी हैं और उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया, सेनाओं को मन बल ऊंचा रखा है, बड़ी वीर क्षत्राणी है। साल 1971 में लोकसभा चुनावों में जीत के बाद इंदिरा गांधी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। जल्द ही इंदिरा सरकार भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों से घिर गई। उस समय देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई और जनसंघ भी इसमें शरीक हुआ। चारों ओर से घिरती जा रही इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल के दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं की तरह अटल बिहारी वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलोर की मीटिंग के लिए मैं भी गया था और अटल जी भी गए थे और साथ साथ श्यामनंदन मिश्रा थे और मधु दंडवते थे। हम चारों थे जो उस कमेटी में थे और उस बहाने बेंगलोर गए और 25 जून को इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लगी थी तो उसे दिन हमको गिरफ्तार करने आ गई पुलिस। हम लोग एमएलएज हॉस्टल में ठहरे हुए थे वहाँ पर, हम चारों, तो आगे ले गए। जेल में रहते हुए भी अटल जी ने काव्य रचना की और आपातकाल की कड़वी सच्चाई को शब्दों का संसार दिया। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है, इस जीवन से मृत्यु भली है। आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई होता है। 1977 की जनवरी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटा लिया और देश में चुनाव की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी विपक्षी एक हो गए। जेपी के नेतृत्व में विपक्ष ने हुंकार भरी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मार्च में चुनाव हुए। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस को धूल चटाने के बाद बड़ी धूमधाम से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनसंघ के कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने। विदेश मंत्री के रूप में अटल जी ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिंद की आवाज
हिंदी में बुलंद की। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। जो जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होकर सत्ता में आई थी, उसमें जल्द ही दरार दिखनी शुरू हो गई। जनता पार्टी सरकार गिर गई। जनता पार्टी की सरकार तो 1979 में गिर गई, लेकिन साल 1980 में जनसंघ का पुनर्गठन हुआ और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और अटल जी इसके सर्वमान्य अध्यक्ष बने। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चली सहानुभूति लहर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी भी ग्वालियर से हार गए। 1989 के आम चुनाव में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 1.25 साल के भीतर ही देश ने वीपी सिंह और चंद्रशेखर के रूप में 2 प्रधानमंत्री देखे। देश के जनमानस में गहरा मंथन चल रहा था। अटल जी एक नई सोच और विचारधारा के साथ जनता के बीच काम करते रहे। अटल जी की लोकप्रियता हमेशा दलगत राजनीति से परे रही। नरसिंह राव के शासनकाल में जब देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की राजनीति के खिलाफ किसी नेता की नुमाइंदगी की जरूरत महसूस हुई तो सबकी निगाहें अटल जी पर जा टिकी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत की ओर से एक ही बात कहनी चाहिए कि विपक्ष का दल और सत्तारूढ़ दल दोनों एक ही बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की समस्या सिर्फ मानव अधिकार की समस्या नहीं हो सकती। और तब मुझे अवसर मिला अटल जी के साथ काम करने का। विश्वास में हर एक को बहुत जल्दी साथ ले लेते थे और अगर ऐसा ना होता तो शायद हम लोग उस मुहिम में उस अपने प्रयास में कामयाब ना हो पाते। पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 1995 के मुंबई अधिवेशन में वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और संसदीय दल के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना था। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। वाजपेयी सरकार संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती।
लेकिन विश्वास मत पर हुई बहस के बाद अटल जी ने अपने जवाब में जो भाषण दिया वो देश के संसदीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की ये सरकार सिर्फ 13 दिनों तक चली, लेकिन इस एक राजनीतिक घटना ने ये जरूर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के सत्ता के शिखर पर भारतीय जनता पार्टी का आगाज हो चुका है और जनता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 1996 से 1998 का दौर अटल जी के लिए ऐसे ही इम्तिहानों का रहा। देश राजनीतिक और सामाजिक अनिश्चितता के दौर में फंसा हुआ था। छोटे छोटे 13 दलों की यूनाइटेड फ्रंट की अल्पमत सरकार को कांग्रेस और वाम दलों ने बाहर से समर्थन दे रखा था। हर तरफ अनिश्चितता, हर तरफ निराशा का दौर था। ऐसे माहौल में समान विचारधारा वाले दल भाजपा के साथ जुड़ने लगे और केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन की चूलें हिलने लगी। सरकार के अंदर असंतोष बढ़ने लगा और आखिरकार देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारी उहापोह के बीच इंद्र कुमार गुजराल को गठबंधन का नया नेता चुना गया। नेतृत्व तो बदल गया, लेकिन अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हुआ। देश एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ने लगा। साल 1998 में 12वीं लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यही कारण था कि दोबारा प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के 1 महीने के अंदर ही वाजपेयी सरकार ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज से समूचा विश्व भौचक्का रह गया। 11 और 13 मई 1998 को भारत में राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. अटल सरकार के इस कदम से भारत विश्व मानचित्र पर एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि जासूसी उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हिंदुस्तान के इस साहस से बौखलाए दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। Vajpayee had my presentation and we had intensive discussion progressing the end program. This incident reveals the maturity and professional excellence of a patriotic statesman who believed that the nation bigger than the political system.
The first task given by Sri Vajpayee to us, Atomic Energy DRDO, was to conduct the nuclear test at the earliest. अटल जी के करिश्माई नेतृत्व का जलवा अभी और सामने आना बाकी था। पाकिस्तान के साथ ठंडे पड़े संबंधों को गर्माहट देने के मकसद से अटल जी 20 फरवरी 1999 को दोस्ती की बस लेकर लाहौर पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत जंग नहीं, दोस्ती चाहता है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। अटल जी की इस कोशिश से सरहदों पर संगीनें झुक गई और दोनों मुल्कों की आवाम शांति की इस पहल को टकटकी लगाए देखने लगी। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ये उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ा बुनियादी तत्व था। उनमें विरोधों, विरोधियों और विभिन्नताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की अद्भुत कला रही है। अटल जी जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का दिल जीत लिया। वहीं जब वो कश्मीर गए तो कश्मीरियों के भी अजीज बन गए। लेकिन घरेलू राजनीति ने भारतीय राजनीति के इस ब्रह्मर्षि का पीछा नहीं छोड़ा। 1999 के मध्य में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई। सदन में विश्वास मत हासिल करने के दौरान अटल जी की करीब 13 महीने पुरानी सरकार बस एक वोट से गिर गई। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी अप्रैल 1999 से अक्टूबर 1999 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने करगिल क्षेत्र में घुसपैठ की और कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल जी की सरकार ने इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने तुरंत भारतीय सेनाओं को दुश्मनों को भारत की भूमि से मार भगाने और उसे उनकी कायरता और धोखेबाजी के लिए सबक सिखाने के आदेश दिए। भारतीय सेना ने मई 1999 में करगिल की बर्फीली चोटियों को दुश्मनों से खाली कराने के अपने अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया। लगभग 3 महीनों के भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार दुश्मनों ने घुटने टेक दिए। वो जिस कायरता और धोखे के साथ आए थे, उसी कायरता के साथ दुम दबाकर भाग गए। ऑपरेशन विजय भारतीय सेनाओं के शौर्य और बलिदान और अटल जी के फौलादी नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए। अब तक अटल देश के जननायक बन चुके थे। जनता ने मजबूर विपक्ष की जगह मजबूत वाजपेयी को चुना और इस तरह अटल जी 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शांति के पक्षधर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने जुलाई 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आगरा में शिखर वार्ता के लिए न्योता दिया। अटल जी चाहते थे कि बातचीत के जरिए दोनों देशों की समस्याओं का हल निकाला जाए। परवेज मुशर्रफ ने शाही यात्रा का आनंद तो उठाया, लेकिन समझौते की राह हमवार नहीं हुई। उन्होंने कारगिल के बाद मुशर्रफ को बुलाया और सदर पाकिस्तान यहाँ आए, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह की नीयत लेकर के अटल जी बैठे थे, शायद उस तरह का स्वभाव उधर नहीं था, दूसरी तरफ नहीं था। लेकिन उन्होंने जो भी बात की
भारत की तरफ से दृढ़ता से बात की। अटल जी जल्द ही ऐसा वक्त देखने वाले थे जहां उनके राजनीतिक कौशल का कड़ा इम्तिहान होने वाला था। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने देश की संसद पर हमला कर दिया। हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के मान की रक्षा की। अटल सरकार पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का बड़ा दबाव आ गया। हमने पाकिस्तान से कहा है जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश और सामरिक नीति पर सफलता के झंडे गाड़ने के साथ साथ अटल सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर भी देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए अटल जी की आर्थिक नीतियों का मेरुदंड ग्रामीण भारत रहा। देश के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। एनडीए सरकार ने बैंकिंग और बीमा और रक्षा के क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोला। 11% से घटाकर 7% पर होम लोन ने पूरी एक पीढ़ी के घर बनाने के सपने को हकीकत में बदला। देश भर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। अटल सरकार को देश में टेलीकॉम और आईटी क्रांति के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। एनडीए सरकार ने पहली बार देश में आईटी मंत्रालय का गठन किया। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो इस देश की टेलीकॉम डेंसिटी 0.8% थी। उन्होंने एक रेडिकल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई, रेवेन्यू शेयरिंग की, और उसका टेलीफोन सेवाओं का विस्तार देश के अंदर हुआ। अंत्योदय, गरीब आदमी की चिंता, ये सारे उनके आर्थिक सुधार का एक सिंबल थे। अटल जी की सोच थी कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि देश की नीतियों को दिशा देना है। उनके नेतृत्व में किए गए आर्थिक सुधारों ने 21वीं सदी में आर्थिक विकास की नींव रखी। लोकतंत्र में गहरी आस्था रखने वाले अटल जी की राजनीति का मूल मंत्र सर्वधर्म सद्भाव रहा है। सूफियाना अंदाज में कहें तो अटल जी भारतीय राजनीति के मलंग हैं। अच्छा शासन कौन देता है और देश को एक कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो कि अटल जी ने पहचानी। He has never confronted with the opposition on any matter. वो एक स्टेट्समैन थे और छोटी राजनीति से ऊपर उठ जाना और दल की राजनीति से भी ऊपर उठे रहना, ये क्षमता उनकी। हमने उनके विरुद्ध इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन बड़े सौहार्द से, कोई हमारी कभी कटुता नहीं हुई। बढ़िया आदमी। इतने अच्छा वक्ता हिंदुस्तान में तो कभी हिंदी का वक्ता कभी था ही नहीं। एक आइडियोलॉजी पे जीते थे, एक सिद्धांत पे जीते थे, राष्ट्रवाद के लिए जीते थे, और अपनी कविताओं में भी उनका यही एक जाहिर होता था। प्रधानमंत्री के रूप में भी तो कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो आज भी याद किए जाते हैं। अटल जी का लंबा सार्वजनिक जीवन राष्ट्र को समर्पित है। राजनीति की जीत और हार को उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। 6 साल के सफल कार्यकाल के बाद जब उनकी पार्टी को मई 2004 के आम चुनावों में हार मिली, तो इस हार का सामना भी उन्होंने उतनी ही सहजता के साथ किया। मई 2004 के चुनाव के समय ही अटल जी घोषणा कर चुके थे कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। चुनाव के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। आज अटल जी के आह्वान के फलस्वरूप हजारों नवदधीच राष्ट्र के लिए अपनी हड्डियां गलाने को तत्पर है।